अमित शाह और नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान कोई देखना भी नहीं चाहता। तो कांग्रेस पार्टी अकेले खड़ी है इस विरोध में, कोई भी रीजनल पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी है, कोई खुलकर विरोध नहीं कर रहा है। किसी ने नरेंद्र सरेंडर नहीं कहा, किसी ने जयशंकर को देशद्रोही नहीं कहा कि बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने ऐसा दाव चला, कांग्रेस पार्टी को बुरा फंसा दिया। शशि थरूर कहते हैं कि पहली बार मोदी सरकार में एलओसी पार की गई और यहां कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ती है। दोस्तों, भारत के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको छोड़ के पूरी दुनिया से पूछा जाए कि क्या भारत में ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा, ये कैसा था, तो पूरी दुनिया कहेगी बाकी में भारत का ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही कामयाब रहा और बहुत ही सुपर्ब था। जाहिर सी बात है, ऑपोजिशन में है भारत में जो भी पार्टियां हैं तो वो कभी भी तारीफ नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ बात केवल तारीफ की नहीं है। आज जो देश के अंदर एजेंडा चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर, इसके अंदर हमारी सेना और हमारी सरकार दोनों शामिल है। तो किसी भी एंड पे हमारी विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं तो तारीफ करनी ही चाहिए। आप इस इंटरव्यू को देखो, आपको इस इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, लेकिन इस इंटरव्यू के अंदर मुझे पवन खेरा का एक भी आंसर ऐसा नहीं लगा जो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, क्योंकि यहाँ बात पॉलिटिक्स की नहीं है, यहाँ पे बात सरकार की नहीं है। इस एजेंडे में हमारी सेना इन्वॉल्व है। बहुत क्वेश्चन किया गया, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप पूरा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा और आप फिर थिंक करना, फिर आप एनालिसिस करना कि इंटरव्यू कितना सक्सेसफुल था और कितना अच्छा और होना चाहिए था। इनसे पूछा गया कि जो आपके देश के अंदर में राहुल गांधी, नरेंद्र सरेंद्र, जयशंकर को आप पराजय शंकर भी इंटरव्यू कह रहे हैं, और इससे पहले क्या कहा गया था, देशद्रोह, क्या ये बोलना सही था? इसका भी आपको आंसर मिलेगा और कैसा आंसर दिए ये भी आप सुनना। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल किया गया कि क्या राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे और कब बनेंगे? तो जवाब सुन के आप हैरान रह जाओगे। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी 2029 से पहले पीएम बन जाएंगे, यानी कि 2029 तक सरकार गिर जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑपरेशन सिंदूर पर तो आपने मतलब अमित शाह को यहां तक कहना पड़ा कि आप मुस्लिम वोट चाहते हैं, इसीलिए आप ऑपरेशन सिंदूर को लगातार उसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक कमाल है। मतलब ये अमित शाह देश के गृह मंत्री संविधान की शपथ लेने के बाद भारत के मुसलमानों को वो पाकिस्तान परस्त बता रहे, इसका मतलब ये हुआ। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? खुलकर कह दें। ये फिर लाग लपेट की भाषा मुझे अच्छी नहीं लगती। मेवाड़ का हूं, सीधी सीधी बात करो। आप सीधा बोल दीजिए अमित शाह जी कि भारत का मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ है, पाकिस्तान के साथ है, बोल के दिखाइए, हम भी देखते हैं। क्यों फिर उधार लेने पड़े? सांसद ओवैसी जी को उधार लेकर चले गए, हमारे सलमान साहब को लेकर गए उधार ले। एक मुसलमान सांसद नहीं है आपके पास। ये देखिए, ये इनकी असलियत है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कौन? कर्नल सोफिया कुरैशी। दिखाने के वक्त आपको दिखाना ही पड़ेगा कर्नल। वो जो भारत है, वो जो हिंदुस्तान है, वो गांधी, नेहरू, पटेल का हिंदुस्तान है। जब भी आपको हिंदुस्तान विदेशों को दिखाना होगा, आपको गांधी, नेहरू और पटेल का हिंदुस्तान दिखाना होगा, आपको कर्नल सोफिया कुरैशी दिखानी होगी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान कोई देखना भी नहीं चाहता। तो मतलब ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने से मुसलमान खुश नहीं होता ना, आपका यही कहना है ना? कैसे, कौन, क्यों ऑपरेशन सिंदूर का खिलाफत कोई भारत का मुसलमान करेगा? क्यों करेगा? आप क्यों कर रहे हैं? कौन कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर का विरोध? हम तो कह रहे हैं साहब, सरेंडर का विरोध कर रहे हैं। आपने क्यों ट्रंप के दबाव में आकर हाथ में आई गर्दन पाकिस्तान की, भारत की बहादुर सेना ने गर्दन हाथ में ले ली थी और आपने तो ऐसा क्यों है कांग्रेस पार्टी अकेले खड़ी है इस विरोध में? कोई भी रीजनल पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी है, कोई खुलकर विरोध नहीं कर? सब बोल रहे हैं, आप बात तो करिए उनसे, पूछिए ना उनसे। सब बोल रहे हैं कि सरेंडर गलत था, सीज फायर गलत था, टाइमिंग गलत थी। सब दबी आवाज में बोल रहे हैं पवन जी। वो अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। कांग्रेस पार्टी कभी दबी आवाज में नहीं बोलना जानती। 138 साल से हम दबी आवाज में नहीं बोले। ये लोग गिरियाते हुए माफी मांगती है भाजपा की जो पूर्वज हैं, वैचारिक पूर्वज। हम लोग तो खुलकर बोलते हैं क्योंकि यहां से बोलते हैं। पर पवन जी, ये मानना पड़ेगा आपको, आप ये कह रहे हैं कि उनसे पूछिए, रीजनल पार्टियां भी विरोध कर रही हैं, सवाल उठा रही हैं, बहुत दबी आवाज में उठा रही हैं। चाहे मेरा डिबेट शो हो, उनके सोशल मीडिया हैंडल देख लीजिए, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, कोई इतना खुलकर नहीं कह रहा। किसी ने नहीं पूछा कितने एयरक्राफ्ट गिराए, किसी ने नरेंद्र सरेंडर नहीं कहा, किसी ने जयशंकर को देशद्रोही नहीं कहा। सिर्फ कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? 16 पार्टियों ने हस्ताक्षर करके विशेष सत्र की मांग क्यों की होगी? उस विशेष सत्र में यही सब तो मुद्दे उठाने हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर 16 पार्टियां साइन कर रही हैं तो वो चाहती हैं इन सब चीजों पर चर्चा हो। पर वो डिमांड तो खारिज हो गई आपकी। अब तो 21 जुलाई से मॉनसून सेशन हो गया। आपको शायद आपने देखा होगा, हमने प्रेस वार्ता में भी मैंने याद दिलाया था कि 1962 के युद्ध में भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी नौजवान नेता थे। पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया नेहरू जी की सरकार के खिलाफ, मांग की विशेष सत्र की, और नेहरू जी ने वो स्वीकार की मांग, और हुआ 2.5-3 दिन तक लगातार
हमले इन लोगों ने बोले नेहरू जी की सरकार पर, उन्होंने झेले सारे अब क्या करेंगे लेकिन अब आप कांग्रेस पार्टी का आगे का जो प्लान है वो क्या है? माननीय गुप्ता जी के सामने आकर बात करेंगे कैमरा पे, कर ही रहे हैं। और ये सारे आरोप आपके अभी भी कायम है? जो आरोप नहीं है, सवाल है, और सवालों का जवाब देना इनका राजधर्म है, और हमारा राजधर्म विपक्ष में रहने का मतलब यही है, हमें सवाल पूछने हैं, क्योंकि ये सवाल लोग टैक्स पेयर के मन में है। लेकिन पवन जी, बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं और देखने पर लगता भी ऐसा है कि बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने ऐसा दांव चला, कांग्रेस पार्टी को बुरा फंसा दिया। कैसे? कांग्रेस पार्टी के ही सांसद विदेश में जाकर शशि थरूर कहते हैं कि पहली बार मोदी सरकार में एलओसी पार की गई, और यहां कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ती है, भाई 6 बार हम पहले भी कर चुके। उसी तरह सलमान खुर्शीद, आप 370 पर क्लियर हो गया ना स्टैंड? सलमान खुर्शीद कह रहे नहीं, बिल्कुल सही हुआ 370 को हटाकर हमने ठीक किया। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही नहीं है 370। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि जब पूरी अलग अलग पार्टियां विदेश में जाती हैं, एक एजेंडा लेकर जाती हैं, वो सरकार का एजेंडा होता है, उस वक्त उसी एजेंडा पे सबको बात करनी होती है, करनी चाहिए। कि देश में जब आकर बात करते हैं तब वो अपनी बात, पार्टी की बात रखेंगे, सामने रखते हैं, सब रख रहे हैं। मतलब विदेश में जाकर प्रिटेंड करना पड़ रहा है? बात प्रिटेंड की नहीं होती। आप एक एजेंडा लेकर गए, क्या था वो एजेंडा? पाकिस्तान को एक्सपोज करने का। उस एजेंडा पे हम सब साथ हैं, क्यों नहीं करेंगे पाकिस्तान को एक्सपोज करना? मतलब उसमें विरोधाभास दिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है? विरोधाभास है? पाकिस्तान को एक्सपोज करने में क्या विरोधाभास है? करना ही चाहिए। वो अलग बात है कि भारत की विदेश नीति की स्थिति यह है कि 10-11 साल में आपने ये हासिल किया, मनमोहन सिंह जी ने मेहनत की, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को ले आए, वो उस लिस्ट से बाहर हो गए, मोदी जी की कृपा हो गई। उसके बाद ADB, IMF, वर्ल्ड बैंक सब उनको पैसे दे रहे हैं पाकिस्तान को। वो भी हुआ, आपके सामने हुआ, पिछले 1 महीने में हुआ। और तो और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में काउंटर टेररिज्म की जो कमिटी है उसके वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बन गया। बताइए, ये आपकी विदेश नीति? वो तो रोटेशन पे होता है। रोटेशन पे नहीं होता है, उसमें वोटिंग होती है। हाँ। वोटिंग होती है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी। हाँ। उस वोट से वो आया है पाकिस्तान। हाँ। आप क्या हासिल कर पाए? आपने IMF का लोन, ये लोग झूठ बोलते रहे कि नहीं साहब IMF में नो वोट नहीं होता, हमने साबित करके दिखाया नो वोट होता है, हमने दिया है, कांग्रेस की भाजपा ने, भारत ने दिया है जिम्बाब्वे के खिलाफ। ओके, शशि थरूर गलत कह रहे हैं ना कि 2016 में मोदी सरकार आने के बाद पहली बार LOC क्रॉस की गई थी? देखिए, इस बात पे चर्चा हो चुकी है, तो उस पर बार बार आप कहलवाना चाहते हैं मुझसे कि हमारे सांसद सही हैं, गलत है, अच्छा नहीं। सोशल मीडिया पे तो आप कह ही चुके हैं, बात हो गई, उनका फैक्ट चेक किया गया बाकायदा आपकी पार्टी की तरफ से। हो गई बात। उन्होंने भी उसके बाद अच्छा एक ट्वीट करके बता दिया कि उनका क्या मतलब था। ठीक है। दूसरा, नरेंद्र सरेंडर जो आपने कहा, उस पर भी शशि थरूर से पूछा गया, उस पर भी वो सहमत नहीं हुए, उसका वीडियो सब जगह वायरल है। वो वापस आए, अभी तो बाहर रहकर आप उनसे पूछेंगे तो आप, जाहिर सी बात है, आप उनको एम्बेरस कर रहे हैं, गलत बात है। वो एक एजेंडा पे सारी डेलीगेशन गई है, वो एजेंडा है पाकिस्तान को एक्सपोज करने का। शशि थरूर बीजेपी की तरफ तो नहीं झुक रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं, ये बीजेपी के सपने होंगे, ये पूरे नहीं हो सकते इस तरह के सपने। थरूर जी का सपना तो नहीं है? नहीं, हो ही नहीं सकता। चांस कांग्रेसी है वो, बिल्कुल पूरी तरह से? बिल्कुल है। कोई पॉलिटिशियन तो है ही नहीं वो, कट्टर कांग्रेसी है। कांग्रेसी है, बिल्कुल है। कहीं नहीं जाएंगे? अरे साहब, कहां जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। सुनते बहुत नाराज है वो, केरल में जो उनको जगह मिलनी चाहिए थी वो पार्टी ने नहीं दी, वहीं से नाराज चल रहे हैं। ये एक मीडिया स्टोरीज बनाता है हम सबको व्यस्त रखने के लिए। हम में से कुछ लोग व्यस्त हो भी जाते हैं, वो गलती करते हैं। ये व्यस्त रखने की आप जो है आदत हटाइए। हम व्यस्त नहीं होने वाले, हमें मोदी को व्यस्त करना है, हमें नहीं व्यस्त होना। अच्छा, शशि थरूर पर ठीक है, ओके, आप कह रहे हैं कि वो जब आएंगे तब देखेंगे। सलमान खुर्शीद, उन्होंने ये क्यों कहा कि 370 हटाने का फैसला सही था? आप उनसे और उसके बाद हालात बेहतर हुए? देखिए, वहां उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। मैंने आपको कहा कि उस मल्टी पार्टी डेलीगेशन का एक एजेंडा था, एकमात्र एजेंडा था, पाकिस्तान को एक्सपोज करना कि वो आतंकियों को शरण देता है, उनको इस्तेमाल करता है पड़ोसी देशों के खिलाफ। उसमें इनका काम था, ये कर रहे थे सब। ओके, तो आपने इन चारों के नाम क्यों नहीं भेज दिए? जिन 4 सांसदों को, नेताओं को बीजेपी ने, सरकार ने चुना, खुद ही भेज देते आप। बात खत्म हो गई है, अब इस पर तो कई बार चर्चा हो गई। हाँ। हमसे पूछा गया नाम, हमने नाम भेजे। तो कौन विवाद पैदा करना चाह रहा था वो आपके सामने, पूरे देश के सामने, कि इसमें भी आपदा में अवसर ढूंढने की बात, देश के सामने एक संकट की घड़ी है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी देखी कैसे विवाद पैदा करने की। कोई नाम पूछते मत, जब नाम मांग रहे हो, हमने नाम दिए तो फिर अपनी तरफ से मत अनाउंस करते। तो आप देख रहे थे क्या हुआ। पर ये हम यहां पर क्यों आ गए पवन जी, जहां आपको विदेश मंत्री को जयचंद और देशद्रोही कहना पड़ रहा है और बीजेपी को राहुल मुनीर, राहुल शरीफ कहना पड़ रहा है? पूछिए, इस स्तर पे हम कैसे आ गए, क्यों आ गए? राजनीति में शुचिता और विमर्श में एक शुचिता जो होती है, उसका स्तर बना के रखने की जिम्मेदारी राजा की होती है।
राजा तो आपने देख ही लिया, बंटाधार है। 11 साल से आप देख रहे हैं किस तरह की जुबान है होती, क्या भाषा है उनकी। और जब राजा की ऐसी भाषा होती है तो जो उनके मंत्री संतरी हैं वो एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो भी होता है। तो कॉम्पिटिटिव स्पेस है, हमें भी जवाब देना है और देंगे, और इनसे अच्छा जवाब दे सकते हैं, पोलाइटली दे सकते हैं, हम दे ही रहे हैं। पर वो कह रहे हैं शुरुआत तो आप करते हैं। कैसे की बताइए? जब आप ये पूछना शुरू करते हैं, जयशंकर जी का वीडियो निकालकर किसने शुरू किया? जयशंकर जी ने वो वीडियो में कुछ बोला ना, पीटीआई एएनआई सबको बुला के बोला ना, पहले तो उन्होंने मुंह खोला। और डिप्लोमैट की भाषा तो डिप्लोमैट जानता है, वो बिना सोचे समझे तो एक शब्द नहीं बोलते हैं। अब वो मोदी जी को फंसाना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, वो आप उनसे उसके बाद तो 4 बार सफाई आ चुकी है। सफाइयां देते रहिए, सफाई क्या मतलब समझाया गया? मतलब कैसे समझाओगे आप? एक डिप्लोमैट हमें मतलब समझाएगा? आप शब्दों का चयन तो देखिए। एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन थरूर जी से फोन उठा के पूछ लेते, अनुवाद करके वो बता देते। तो एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। स्लिप ऑफ टंग डिप्लोमेट्स का नहीं होता, माफ कीजिएगा। इंसान ही होते हैं। इंसान है, मैं मानता हूं, फिर किसी और नौजवान को बनाए ये लोग विदेश मंत्री। डीजीएमओ ने भी तो कहा ना, देखिए हमने हमला किया, उसके बाद बताया। आर्मी को नहीं बीच में इसमें विवाद में लाना चाहिए। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जयशंकर जी, मैं उनका नाम पराजय शंकर बोलता हूं, पराजय शंकर जी की जुबान से जो बात निकली उसका मैं अनुवाद कर रहा हूं आपके सामने। पर ये जो देश में ये जो एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, गद्दार गद्दार गद्दार, राहुल मुनीर, राहुल शरीफ, ये वो अब ये टीवी डिबेट्स में भी दिख रहा है, कैसे गालियां दी जा रही हैं। आपको क्या पवन जी हैरानी हो रही है? टीवी डिबेट्स में आपको लगता है भगवद गीता और रामायण पढ़ी जाती है? दोनों पार्टियों को एक दूसरे के प्रवक्ताओं को बैन करना पड़ा, बॉयकॉट करना पड़ा। टीवी डिबेट्स का तो असली मकसद ही है कि विवाद और बढ़ाओ, तो वो तो चलने दो, उनका वो मनोरंजन है, होने दो। आप एंकर्स को भी बॉयकॉट करते हैं, फिर उसके बाद जो प्रवक्ता होते हैं उनको भी बॉयकॉट करने की नौबत आती है, ये क्यों हो रहा है? आपने वो जुबान सुनी थी ना, जिस प्रवक्ता की आप बात कर रहे हैं, क्या वो जुबान आप अपने स्टूडियो में अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो बस खत्म ना। पर हर तरफ से होता है पवन। इस तरह की भाषा हमारे यहां से नहीं हो सकती। पवन खेड़ा, रैपिड फायर राउंड। मेरा पहला सवाल, ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा या नाकाम रहा? सेना को फ्रीडम दे दी होती तो बहुत अच्छी तरह से कामयाबी मिल जाती। आतंकी अड्डे पाकिस्तान में बर्बाद हुए या नहीं हुए? हाफिज सईद नहीं लौटा, नहीं मारा गया, अजहर मसूद नहीं मारा गया, दाऊद इब्राहिम नहीं मारा गया, पहलगाम के 5 आतंकी नहीं मारे गए। भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ 4 दिन का, वो कौन जीता? डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप जीत गए। भाई हमें बताएं, हम तो देखिए, अब रोकिए इसको। प्रधानमंत्री एक बार डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के बोल दें, ट्रंप यू आर लाइंग, आप झूठ बोल रहे हैं, हम मान जाएंगे। ओके, पीओके कभी वापस आएगा या नहीं? अब देखिए, इनके रहते तो कुछ नहीं होगा। तो कांग्रेस सरकारें अभी तक पीओके क्यों नहीं ला पाई थी? उस वक्त की जो परिस्थिति, उस वक्त की जियोपॉलिटिकल जो हकीकत है, अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको सारे उत्तर मिलेंगे। 26/11 के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि जो हमने उस वक्त पाकिस्तान के साथ किया वो 2014 तक बिलबिला रहा था। उससे FATF की ग्रे लिस्ट में कौन लाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए। कसाब को पकड़ के सबूत किसने इकट्ठे किए पाकिस्तान के खिलाफ? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किए। पूरे विश्व में पाकिस्तान को अलग थलग किसने किया? यूपीए की सरकार ने। ठीक है, ओके। क्या मोदी सरकार में पहली बार सेना ने LOC पार की? जी नहीं, ये गलत है, साबित हो चुका है। फौज के अपने जनरल वो एक मिस्टर जैनी आए थे, जैनी साहब आप ही के शो पे मैं देख रहा था। अलावा उसके डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंटरव्यू, उसमें उन्होंने पूरा खुलासा किया था। जनरल हुडा का इंटरव्यू पुराना सबके सामने। मतलब पहली बार LOC पार करने का। साहब एक बात बताओ, शशि थरूर का दावा गलत है। वो तो खैर उन्होंने खुद ही बाद में बता दिया था कि वो परिप्रेक्ष्य अलग था, लेकिन ये बांग्लादेश कैसे बना था? बिना पार किए बन गया था। कैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए? बिना पार किए हो गए थे। कमाल की बात कर रहे हैं ये लोग। 1971 का श्रेय किसे जाता है पवन जी? देखिए, मजबूत सेना और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व। आज क्या है? आज मजबूत सेना, मजबूत देश, कमजोर राजनीतिक नेतृत्व। क्या शशि थरूर बीजेपी में जाने वाले हैं? कैसे जाएंगे? कोई जा ही नहीं सकता। 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात बेहतर हुए हैं? भाई हमें यह बताइए, स्टेटहुड क्यों छीनी और अभी तक क्यों नहीं दी? ये पहलगाम का फेलियर किसका था? इंटेलिजेंस का था, सुरक्षा का था? ये सब जवाब तो देने 370 हटाने का फैसला सही था या गलत? अब इसमें कोर्ट ने जो कहा है वो आपके सामने है, लेकिन स्टेटहुड छीनना गलत है। ओके, उत्तराखंड में भी हो गया और भी 1-2 स्टेट्स में आ रहा है UCC, उसका फैसला सही है या गलत? चर्चा करिए सबसे, लोगों को निर्णय लेने दीजिए कि सही क्या है, गलत क्या है। ओके, राहुल गांधी प्रियंका गांधी राम मंदिर कब जाएंगे? ये सवाल कौन पूछ रहा है? बीजेपी। वो बीजेपी कौन होती है सवाल पूछने वाली? जातिगत जनगणना का श्रेय राहुल गांधी को मिलेगा?
जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति संविधान को लेकर पूरी भारत जोड़ो यात्रा में एक मुहिम छेड़ी जिसने, श्रेय उसी को जाएगा। महिला आरक्षण का श्रेय नरेंद्र मोदी को मिलेगा? लागू हो गया, होने वाला है 2-3 कैसे साल में। कैसे होगा मुझे बताइए। जब 2027 में आप जनगणना शुरू करेंगे तो 29 के चुनाव तक डिलिमिटेशन कैसे करेंगे? ये सब टालने की प्रवृत्ति है। ओके, जयशंकर देशद्रोही है विदेश मंत्री? भाई आप उनसे पूछिए कि उन्होंने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किए थे। एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन वी इन्फॉर्म पाकिस्तान। ओके, क्या देश में मुस्लिम दबाव में है क्या पवन जी? जाहिर सी बात है? इसमें कोई शक नहीं। रॉबर्ट वाड्रा सही कह रहे हैं मतलब? बिल्कुल ठीक बात है। मुसलमान देश में आज आप किराए पे उनको घर नहीं मिलते। आप साइन बोर्ड्स दुकानों के देख रहे होते हो कि साहब मुसलमान नाम नहीं होना चाहिए, हिंदू वाले ही अलाउड होंगे। ये क्या तरीका है? इस देश में मजाक बना रखा है। अत्याचार हो रहा है मतलब? बिल्कुल हो रहा है। पिछले 11 साल में बहुत ज्यादा दबाव में डाला जा रहा है। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार के? सही वक्त पे, जैसा कि मैंने कहा, सवाल कभी भी पूछ सकते हैं, जवाब सही वक्त पे मिलता है और जवाब जनता देती है। नीतीश कुमार सीएम बने रहने लायक है? बीजेपी के गठबंधन में वहां कोई भी सीएम बनने लायक नहीं है। क्या बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है बिहार में? वो तो उनका एक इतिहास रहा है, पांव खींचने का, टांग खींचने का। पूछिए वहां शिवसेना से लेकर कहां कहां क्या क्या किया। क्या अखिलेश यादव सीएम बनेंगे? अभी तो 2027 दूर है। राहुल गांधी पीएम कब बनेंगे? आपने अभी कहा बनेंगे। 29 से पहले बनेंगे। 29 से पहले बनेंगे? बन जाएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं पवन जी। ये सरकार नहीं चलने वाली, मैं बता रहा हूं। ये इस व्यक्ति में, नरेंद्र मोदी जी में, वो भावनात्मक परिपक्वता नहीं है कि इतने लोगों के साथ चल सकें साथ लेकर। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा पवन जी, जो पहला शब्द जहन में आता है वो बताना है। रेडी? हाँ, बिल्कुल। शशि थरूर? इंटेलिजेंट। सलमान खुर्शीद? ब्रिलियंट। मनीष तिवारी? एक्सीलेंट। असदुद्दीन ओवैसी? वेरी गुड। गुड। हाँ, कम्युनल है या नहीं? मुझे अभी जो दिमाग में आ रहा है वो बता रहा हूं। विराट कोहली? गुड प्लेयर। डोनाल्ड ट्रंप? इंटरेस्टिंग। ट्रस्टवर्दी? इंटरेस्टिंग। आपने कहा शब्द क्या आ रहा है, मैंने बता पर दिया। ट्रस्टवर्दी है या नहीं? वो उस पर लंबी चर्चा कर लेंगे। एस जयशंकर? कंफ्यूज्ड। कर्नल सोफिया कुरैशी? ब्रेव। विंग कमांडर व्योमिका सिंह? वेरी ब्रेव। ऑपरेशन सिंदूर? कुड हैव बीन बेटर। नरेंद्र मोदी? सुपर फ्लॉप शो। अमित शाह? सुपर से थोड़ा नीचे। अब आपने पूरा इंटरव्यू देखा है, अब आप एनालिसिस करिए और बताइए कमेंट में कि आपको किसी भी एंगल पे लगा कि यहाँ पर पॉजिटिव, पूरा 100% पॉजिटिव कि हाँ ये सही था। हर जगह कुछ न कुछ अपना लगा ही दिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी, जो भी नेता हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन अगर मैं आपसे शुरू में कहा था ना कि अगर भारत के विपक्षी पार्टियों को छोड़ के अगर पूरी दुनिया से पूछा जाए कि भारत में ऑपरेशन सिंदूर का क्या रिजल्ट रहा, तो सीधा कहेगा वो एक्सेलेंट। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।